ओके सर, मेरी स्क्रीन जब आप लोगों को दिखने लग जाए तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर अपूर्वा जी स्क्रीन नहीं आ पाई ना तो आप ऐसी वर्बली भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रीन में शायद कोई इशू ना हो। ठीक है सर, मैं वैसे बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने टॉपिक चूज करा था जो लोग रोजी जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है जी। जी हाँ। तो ओके, तो आप लोगों ने टॉपिक चूज करा था बोन डिजेनरेशन इन फीमेल्स आफ्टर 40। तो मैं बताना चाहूंगी कि पहली चीज जो बॉडीली डिजेनरेशन होते हैं, बी बोन स्ट्रक्चर और एनीथिंग, वो 30 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं जनरली। बट 40 जो हमने रखा था वो हमने मीनोपॉज के रिलेशन में रखा था कि मीनोपॉज की वजह से या आफ्टर मीनोपॉज क्या चेंजेस होते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू कवर द टॉपिक इन जनरलाइज मैनर, जिसमें आपका बोन डिजेनरेशन तो इंक्लूड है ही, प्लस मीनोपॉजल भी एक उसका एक छोटा पार्ट है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट। तो अगर हम इस चीज पे आए कि बोन क्या होती है बेसिकली, तो बोन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर स्ट्रक्चर होता है और एक इनर स्ट्रक्चर होता है। सो आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए होता है, जैसे वो प्रिवेंट करता है कि जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ रहे हैं बोन पे उसको वो किस तरह कंट्रोल करेगा। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है विच इज अ सेलुलर कंपोनेंट, जो उसको एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देता है। जैसे कि आप घर की नींव रखते हैं तो बाहरी दीवारें हैं और अंदर गाटर डलते हैं, तो उसके फंक्शन क्या क्या हैं, बोन के जनरली फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बोन जो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी एक्सीडेंट होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो जो आपका रिब स्ट्रक्चर है वो आपकी स्प्लीन एब्डोमिन सबको सपोर्ट करता है। और जो आपका स्पाइनल है वो आपकी जो बोनी स्ट्रक्चर है वो आपकी मसल्स को सपोर्ट करता है। बीच में मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है। सर आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। आवाज ओके, सो बेसिकली स्केलेटन के आपको सपोर्ट करता है, देन मूवमेंट्स को अलाउ करता है, क्योंकि बोन्स क्या होती हैं, बोन्स आपकी मसल टेंडन सबको कनेक्ट करती हैं, तो अगर कनेक्ट ही नहीं करेंगी तो मूवमेंट कैसे होगी। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स बोन मैरो फॉर्मेशन। बोन मैरो आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा। तो बेसिकली बोन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि यूटिलाइज होता है फॉर मेनी पर्पसेस, और आपकी इम्यूनिटी या कोई ऐसी कुछ टिपिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी ट्रीटमेंट में यही प्रोडक्ट यूज होता है। नाउ कमिंग ऑन टू लाइक बोन की सेल्स क्या है। अब बोन की सेल मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो टॉपिक आपने चूज करा है वो डिपेंड इसी पे करता है, क्योंकि जो बोन की सेल्स हैं वो रेगुलेट करती हैं बोन की डिजेनरेशन और जनरेशन। ठीक है, तो जब हम डीजेनरेशन बोलते हैं तो किसी टर्म के आगे डी लगता है, तो बेसिकली वो डिटोरिएटिंग या डिक्लाइनिंग इम्पैक्ट होता है। और जनरेशन हम जर्नल टर्म से बोलते हैं, और रीजनरेशन जहां री टर्म आ जाता है वहां होता है न्यूली फॉर्म बोन या न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर हो रहा है। तो 3 मेन सेल्स होती हैं बोन्स की, जिसमें होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अगर आप ब्लास्ट सुनेंगे तो ब्लास्ट मतलब कि फटना बेसिकली। तो ब्लास्ट का काम क्या होता है कि वो फट के यानी कि डिवाइड होके जो बोन की थिकनेस है उसको मेंटेन करती है। तो बोन क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि एक बांस है, बांस अंदर से खोखला होता है, मेटालिक रॉड काफी स्ट्रांग होती है। तो बोन को आप मेटालिक रॉड समझ सकते हैं इन योर अर्ली 30s, और in your late 30 it starts to become the bamboo which completely deteriorates as the age progresses. तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो बेसिकली क्या काम करती हैं कि वो मल्टीप्लाई करती रहती हैं और वो डिपॉजिट होती रहती हैं जो कि थिकनेस को प्रमोट करती है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ऑस्टियोसाइट्स। तो साइट्स क्या होती हैं? साइट्स बेसिकली जैसे साइट बोल रहे हैं तो जगह भी कह सकते हैं आप, साइट जैसे वेबसाइट, कंस्ट्रक्शन साइट फॉर एग्जाम्पल। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या करती हैं कि वो जो इंटरनल इंटेग्रिटी होती है उसे मेंटेन करती हैं। और कैसे मेंटेन करती हैं? ये जो बोन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि उसका इंटरनल है, जो लेयरिंग है, उसको प्रमोट करती हैं, उसको सस्टेन करती हैं। लेयर बनी रहेगी तो अगर आपके ऊपर कोई लोड पड़ेगा बोन पे तो वो प्रोग्रेसिवली इंटरनल ऑर्गन, तो वो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है इस तरीके से। देन कम्स टू क्लास्ट। क्लास्ट क्या होता है कि आपने सुना होगा जैसे प्लास्टर कास्ट लगाते हैं, है ना, तो वो कैल्शियम का होता है कि कभी फ्रैक्चर होता है। तो क्लास्ट क्या करती हैं बेसिकली कि बोन रीमॉडलिंग एंड रीएब्जॉर्प्शन में काम करती हैं। ये 2 टर्म्स हैं जो हम आगे एक बारी और डिस्कस करेंगे। तो रीमॉडलिंग, जिससे मैंने बताया, री का मतलब दोबारा से नए सिरे से बनना,
तो रीमॉडलिंग यानी कि जो मेन मॉडल है उस मॉडल का दोबारा से कंस्ट्रक्शन होना, और रीएब्जॉर्प्शन यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं होते, तो रीएब्जॉर्प्शन में कि वो होते रहे, कॉन्टिन्यूस मैनर में होते रहे, प्रोग्रेसिवली होते रहे, ताकि बोन सस्टेनेबल कंडीशन में रहे और हाइड्रेटेड रहे। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज बोन लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम आगे जो भी डिस्कशन करने वाले हैं ये टर्मिनोलॉजीज उसी के पर्सपेक्टिव में है जो आपको एक इंटरनल व्यू देंगी। नाउ व्हाट इज बोन लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो क्या होता है कि जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो इन दो टर्म्स पे डिपेंड करता है, या तो वो बोन लोड लेगी या फिर बोन लोड सस्टेन कर पाएगी कितना। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि कुछ हैवी लिफ्टर्स होते हैं या जैसे हर किसी की इंटेंसिटी होती है, जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज शुरू करी तो आई स्टार्टेड विद अ 2 kg डंबल एंड आई हैड नो कॉन्फिडेंस कि मैं 5 kg भी उठा सकती हूँ, बट विद इन 2। अपूर्वा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही अपूर्वा जी, वेटिंग में कुछ लोग हैं, उनको एडमिट कर लीजिए। अच्छा सर, ओके ठीक है। ओके सर। आई गेस सब जो हाँ, बीच में वहां भी एक बार देख लीजिएगा जी। हाँ सर, ओके। ये क्या हुआ? ठीक है जी, ठीक है अपूर्वा जी ठीक है। Thank you. I've connected now. यू मोस्ट वेलकम मैम। सॉरी सर, मुझे बताते रहिएगा बीच में, मैंने पीपीटी खोली है तो मुझे मेरी स्क्रीन ना दिखे साइड में, तो आई विल ज्वाइन। ओके, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन करा है मैम, मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमने अभी तक कुछ ज्यादा ऐसा डिस्कस नहीं करा है। वी हैव जस्ट डिस्कस के बेसिकली मेनोपॉजल इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, और 30 के बाद ही जनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और कौन कौन सी बोन्स की सेल्स होती हैं और उनकी क्या क्या फंक्शन होते हैं, जस्ट दैट। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू बोन लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो जो आपकी लोडिंग होती है वो क्या होती है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नाउ कैसे हेल्प करती है कि बोन लोडिंग, कि आप बोन पे लोड डाल रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि मैंने अपना फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज थेरेपी शुरू करी एंड आई स्टार्टेड विद अ 2 kg डंबल। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 5 भी उठा लूंगी, मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर है, मुझे पेन भी रहता है, एंड बीइंग अ फीमेल आपको अंदर से भी थोड़ा एप्रीहेंशन रहता है। ऑल्दो आप घर के सारे हैवी काम कर लेंगे, लेकिन when it comes to lifting loads or lifting a particular exercise or doing a particular exercise, you might not have that level of confidence. So what I went through is that I started lifting 5 kg weight only 1 week into my training session. So वो bone loading है, तो it all depends from person to person. वो certified नहीं होता, and it all depends कि आपकी internal integrity कैसी है muscle structure की। तो वो loading से क्या फर्क हुआ कि मेरे को पेन होना कम बंद हो गया। सो बेसिकली लोड क्या करता है कि आप जैसे कहते ना कि ठोकर खा खा के ही बंदा वो बेटर बनता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो बोन को लोड चाहिए होता है टू टेस्ट इट कि वो इतना सस्टेन कर भी सकता है नहीं, एंड जब जर्की मूवमेंट हो तो वो उस जर्की मूवमेंट के आप कर सके। संगीत, अपूर्वा जी वेटिंग में भी एक बार चेक करते रहिए, ठीक है ना, बीच में चेक कर लीजिएगा। ओके सर, विल डू दैट, थैंक यू सर। Then coming on to bone unloading, तो bone unloading भी cyclic format है, और इसमें क्या होता है, bone reabsorption होती है। reabsorption होना कैसे होता है, absorption basically bone का नहीं होता, bone के अंदर के minerals का होता है, क्योंकि bone is not just made of calcium, it is made of magnesium, phosphorus, and other kind of ions। वो क्या करते हैं कि वो मिल जुलाकर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं। जैसे आप सिर्फ सीमेंट नहीं डालते, सीमेंट में बहुत चीजें मिल के वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट विद बोन। तो अगर मैं रीमॉडलिंग और रीअब्जॉर्प्शन की बात करूं, जो मैं बहुत बारी बोली, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, राइट। तो बोन रीमॉडलिंग क्या होता है, रीमॉडलिंग मॉडल है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो पुरानी बोन है वो नई बोन से रिप्लेस हो जाती है। सो लाइक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन ये इतना स्पीडली नहीं होता इन नॉर्मल पेशेंट्स। नॉर्मली इट इज जस्ट लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आपकी जो स्किन होती है न्यूबॉर्न की कुछ और होती है, और बड़े होते होते स्किन कैसे डेवलप होती है, तो इट्स एन एजिंग चेंज, राइट। सो इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज दैट हैपेंस विद एवरी स्ट्रक्चर, एंड इट हैपेंस विद बोन ऑल्सो। लेकिन बोन रीमॉडलिंग में क्या होता है जनरली, कि जब हम नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बोन रीमॉडल होती है।
अब यहाँ पे बोन लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने अपना इंसिडेंस बताया आपको कि मैंने स्टार्ट करा 2 kg वेट से, but I was able to lift that 5 kg weight within the second week of training. So it might differ from one person to another. उसके बहुत सारे internal factors हैं, बहुत सारे external factors हैं. Internal factors क्या हो गए कि आपका basal metabolic rate कैसा है. So basal metabolic rate आपने सुना होगा. So it is not just for food, fat burn नहीं. It is for every physiological process of your body. अपूर्वा जी एक बार वेटिंग भी चेक कर लीजिएगा. Okay sir. हाँ जी हाँ जी. थैंक यू सर. सो जैसे मैंने बताया कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इट इज फॉर बोन और आपका की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल. तो वो बोन रीमॉडलिंग भी में भी सपोर्ट करता है. सो दोस आर सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए आपका मोटिवेशन, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, कि आपको कैसी कंपनी, अगर आपका ट्रेनर आपको कैसे सपोर्ट कर पा रहा है कि हाँ यू कैन लिफ्ट इट, यू कैन गेन कॉन्फिडेंस. So those are some of the external factors, right? And आपका कितना स्ट्रेस पड़ रहा है. ये नहीं है कि आज मैंने सोचा I have to start lifting weight क्योंकि मुझे पढ़ा दिया गया, it is important so I'll go and start with 5 kg. No, it's a progressive thing. And आप देखेंगे कि जब भी आप वेट बढ़ाएंगे अपना, I mean I'm not sure how many of you lift weights, पर जैसे आप बढ़ाएंगे वेट तो आपको पेन या स्टिफनेस या फिर एक डिस्कम्फर्ट रहेगा इन द नेक्स्ट सेशन. तो वो क्यों रहता है कि बोन एडजस्ट एंड अडैप्ट एंड इट आल्सो वेरीज विद द एज. जैसे जैसे एज बढ़ती है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी थोड़े वीक पड़ते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है. एंड व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन. सो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं, क्लास्ट से कैल्शियम याद रखिएगा, कैल्शियम से कास्ट चढ़ती है फ्रैक्चर की, और कैल्शियम ही रीअब्जॉर्प्शन में ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प करती हैं, विच इज बोन रीअब्जॉर्प्शन. ना ये क्यों जरूरी है? 2 चीजों के लिए. जो हमारी बॉडी में कैल्शियम बनता है, तो हमारी बॉडी का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जाने देते, पहले हम उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं. सो जो कैल्शियम है, यू विल बी अमेज्ड टू नो इट इज यूज्ड इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन. तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में वो कैसे यूज होता है? एक सेकेंड, लेट मी एडमिट एवरीवन. ओके, सो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज होता है? सो ब्लड सेल्स की चैम्बर्स होते हैं विच इज ड्रिवन बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड. सो क्या होता है कि जो बचा कुचा कैल्शियम होता है दैट इज सप्लाइड बैक टू द ब्लड, एंड व्हेन इट इज सप्लाइड बैक टू द ब्लड it is regulated for the calcium channels which supports the other arteries and main vessels of the body also. So that is how bone remodeling and reabsorption contribute to, you know, a larger picture, right? So now coming on to this was bone remodeling and reabsorption. Now what is bone density and bone matrix? So this was one of the question also actually, but I have included it in the terminology. So bone density क्या होती है कि bone density basically mineral कितने हैं बोन्स में, उससे मापदंड होता है उसका. Now minerals क्या 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 हो सकते हैं? Phosphorus, zinc, calcium and many others, potassium, right? So bone density कैसे मैटर होता है? Density किसी चीज की क्या होती है? मास, कि उसका इंटरनल कितना वेट है, कितना कंट्रीब्यूशन है. सो लाइक कैल्शियम का वेट नहीं होता है, पर उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बोन में कितना है, दैट कम्स अंडर बोन डेंसिटी. ओके, सो ये क्या होता है? ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. और आई गेस अगर आप में से कई लोगों ने पुराना सेशन मेरा एक अटेंड करा होगा, तो मैंने डेक्सा स्कैन के बारे में बताया था आप लोगों को, लाइक यू शुड गेट अ डेक्सा स्कैन. एक बार रिपीट कर दीजिएगा अपूर्वा जी. ओके, सो डेक्सा स्कैन एक स्कैन होता है जो आपकी सारी लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी का स्कैनिंग करता है फॉर बोन डेंसिटी. तो उसमें 3D इमेजिंग होती है जो कि स्लैश इमेजिंग कहते हैं, विच इज ऑल्सो यूज इन MRI. It is one of the technique which is used in MRI. So the DEXA scan, it actually gives you a clear picture कि आपका internal density क्या है. बाहरी तौर पे structure heavy ही होता है क्योंकि bones are generally heavy. वही आपका major body weight को contribute कर रही होती हैं. लेकिन जो internal है वो आपका cells कैसे multiply हो रही हैं, कैसे divide हो रही हैं, कैसे reabsorption, remodeling, ये सब हो रहा है, उस पर depend करता है. So DEXA scan is one of the tests which is done nowadays to check for your bone density. X-ray से भी पता चलता है कि अगर X-ray आपका थोड़ा light आता है तो आपकी bone density generally low होती है. And what is bone matrix? So bone matrix, as आप लोगों में से अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी के बारे में सुना होगा तो जाल कहते हैं मैट्रिक्स को.
सो अंदर का जो जाल है, कभी लाइक आई विल ट्राई टू प्ले 2 वीडियोस ऑल्सो, जो मैंने 3D एनिमेशन का वीडियो निकाला है, सो you'll अंडरस्टैंड मोर कि अंदर से जब आप बोन को काटते हैं तो जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा वैसे होती है बोन. सो दैट इज बेसिकली बोन मैट्रिक्स. अब उसमें क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं बीच में. सो दोस कनेक्शंस दे टेंड टू लूज एज योर एज प्रोग्रेसेस, जिसकी वजह से आपका बोन मैट्रिक्स डिटोरिएट होता है, और बोन मैट्रिक्स डिटोरिएट होने की वजह से ओवरऑल बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. राइट, सो बोन डेंसिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, बोन मैट्रिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड बोथ वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ऐसे भी कुछ फीमेल्स हैं जिनकी बोन डेंसिटी, बोन मैट्रिक्स बहुत सॉलिड है एज कंपेयर टू मेल्स इन देयर ओन एज, because it all depends from one person to another, and it all depends on genetics also. Some people have deficiency of vitamin D, तो वो पैदा ही बहुत कम source of calcium के साथ होते हैं. Okay, now what is bone degeneration? So like I have simplified it in a very common terminology, which is like it is a chronic process. तो chronic से हमारे क्या मायने हैं? हम medical terminology में बोलते हैं anything which is persistent for 3 or more than 3 months in a continuous manner and it is not regularizing itself. जैसे कि कोई भी कंडीशन जो 3 महीने से या 3 महीने से ज्यादा लगातार हो रही है और ठीक भी नहीं हो रही है. So that is something which is called a chronic process. So bone degeneration is also chronic. अगर कोई कहता है कि मेरी तो हड्डियां कमजोर हो गई, मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था या मैं गिर गया उसके बाद से हुआ, ऐसा नहीं होता. It is a continuous process which is going on and we don't understand it क्योंकि ये internally चल रहा होता है and we just feel the effects of it, right? And it also includes wear and tear. What is wear and tear? Wear मैंने जो आपको बताया, loading and unloading. So wear it all depends on कि आप कैसे weight lift कर पा रहे हैं या आप कितना weight sustain कर पा रहे हैं. And it's not just lifting weights in the gym. It is with lifting weights at home. जैसे कुकर उठा रहे हैं तो हम कहते जल्दीबाजी में उल्टे हाथ से उठा लिया और झटका आ गया. वो 30 साल की उम्र में शायद ना आए, लेकिन when you are in your late 40s, you might observe कि lifting a simple weight also with one hand becomes a little tedious for you and you have to use both hands. So that is what is included in wear and tear. And why tear? अब आप कहेंगे बोन तो solid है तो tear कैसे? तो बोन में tear नहीं होता, पर बोन के चारों ओर के structures जो उसको supporting structures हैं उनमें wear and tear होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बोन है एक हद तक ही स्ट्रेस झेल सकती है. जैसे कोई मुझे पकड़ के खींचेगा, दूसरे रस्साकशी करते हैं जैसे, तो एक हद तक ही आप एक तरफ खींच सकते हैं, दूसरी तरफ वाला बंदा खींच के गिर ही जाएगा या उससे छूट जाएगा ग्रिप. इट इज जस्ट लाइक दैट फॉर बोन एंड इन अ प्रोग्रेसिव मैनर. प्रोग्रेसिव मैनर मैंने क्यों डाला है? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जनरली लोग कहते हैं कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे ज्यादा होने लगा है. ऐसा नहीं होता. आपको डैमेज पहले से हो रहा था, बट एक्सीडेंट ने वो प्रोसेस एक्सेलरेट कर दिया आपके लिए एंड इट मेड इट अ लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड विद द कंडीशन. राइट नाउ फीमेल्स में मेन से कैल्शियम कम क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ सेट नहीं, कोई स्टडीज नहीं है जो ये कहती हैं कि कम ही होता है. नहीं, ऐसा नहीं. जैसे मैंने बताया कि कई फीमेल्स में ज्यादा भी होता है एंड एट टाइम्स कैल्शियम सैशेस ले रही होती हैं, सब करती हैं, उनको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कराई जाती है, स्पेशली इन एथलीट्स, जिसकी वजह से बोन आउटग्रोथ भी हो जाती है. ऐसा सीन 2-3 केसेस लाइक दैट, तो उनको मना करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए. बट इन जनरल क्यों होता है ऐसा? तो इट विल कवर द मेनोपॉजल इफेक्ट ऑल्सो. सो फर्स्ट थिंग कि कॉम्प्लेक्स बॉडीली फंक्शंस होते हैं फीमेल्स के. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स बॉडीली फंक्शंस? के फीमेल बॉडी जो होती है दैट अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस. मतलब पहले पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, फिर वो पीरियड्स के लिए बॉडी एडजस्ट होती है एंड यू आर स्टिल इन अ ट्रांजिशन फेज. देन आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दैट आर कंपैरेटिवली मोर इन फीमेल देन इन मेन. तो आपका एक जनरलाइज बॉडीली सिस्टम चेंज तो हो ही रहा है, उसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंडिविजुअली भी ग्रो और चेंज कर रहे हैं. सो दोज बॉडीली फंक्शंस दे कंफ्यूज द बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन बॉडी अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाती. तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी मसल्स और आपका बोन स्ट्रक्चर ही आपको स्ट्रेंथ देता है सारे ऑर्गन्स को. बिकॉज कैल्शियम, जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट जस्ट इन बोन, इट इज इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. राइट, वो जो चैनल्स होते हैं दोज आर कैल्शियम ड्रिवन एक्चुअली. तो हर चैनल जो मेम्ब्रेन चैनल होगा किसी भी ऑर्गन का, उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम यूटिलाइज होता ही है. सो दैट इज वन थिंग. देन कम्स द मल्टीपल फेजेस ऑफ रेगुलेशन. अब
ये क्या है, मतलब ऐसा रेगुलेशन ऐसा क्या हो रहा है फीमेल्स में। तो हमें जैसे बहुत लड़कियां हैं, दे स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ एक्ने। तो मतलब मैंने भी, मतलब बचपन में मेरा भी फेस काफी एक्ने प्रोन रहा है, एंड आई हैड सीन माय फ्रेंड्स जिनका और भी ज्यादा रहा है, विच इज नॉट वेरी नाइस। तो ये हमारी गलती नहीं होती, बोलते हैं ऑयली फूड बंद कर दो, ये कर दो, बट इनफैक्ट इट इज नॉट दैट, इट इज हार्मोनल रेगुलेशन विच इज गोइंग ऑन। सो हमारी जो एक पीरियड साइकिल होती है, उस एक पीरियड साइकिल वो पूरे मंथ चलती है। इट इज नॉट जस्ट द पीरियड दैट इज गोइंग ऑन इन दी ऑन 2-3 days, नो। उसके स्टार्ट से पहले और खत्म होने के बाद तक कुछ चेंजेस होते हैं जो आपके हार्मोन्स के लेवल को पीक और लो करते हैं। सो वी वोंट गो इन दैट डिटेल क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा टॉपिक, सो वो एक अलग सेशन में हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दोज हार्मोनल चेंजेस बेसिकली वो रिफ्लेक्शन आपकी बॉडीली फंक्शंस में आता है, एंड इट इवेंचुअली डिस्टर्ब्स योर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन डेंसिटी एंड एवरी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो बोन पे क्यों इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि बोन बहुत सारी हैं और कुछ कुछ फंक्शंस कुछ कुछ हैं और वो इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे। और आपका स्केलेटन सिस्टम, इट इज बीइंग यूज्ड इन एवरीथिंग दैट यू डू, सो इट्स टेकिंग लोड irrespective of the fact you allow it or you don't allow it, right? Then आपका जो progressive degeneration of bodily functions होता है, उससे क्या होता है कि जैसे there are some females that struggle a lot with periods और उसके बड़े repercussion होते हैं क्योंकि आपका heavy blood loss होता है and आपकी cycle normal नहीं होती, food disturbance, balance disturbance, sleep disturbance, so वो cumulative effect जो bodily functions में पड़ता है उसके वजह से भी आपका calcium deterioration ज्यादा रहता है as compared to men. Now, बोन जो मीनोपॉज है वो कैसे बोन डिजेनरेशन को कॉज करता है? सो जनरली मीनोपॉज इज नॉट द ओनली रीजन व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू बोन डिजेनरेशन। इट इज जस्ट दैट कि मीनोपॉज जो है ना कि चार चांद लगा देता है उस चीज में। तो क्या होता है कि आपका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, आपका 30 के प्लस से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन मीनोपॉज में क्या होता है कि इट इज मोर ऑफ एन इम्बैलेंस, लाइक योर बॉडी इज गेटिंग एजिटेटेड और आपको खुद कंफ्यूजन हो रही है, बॉडी को खुद कंफ्यूजन हो रही है हाउ टू रिस्पॉन्ड। एंड प्लस इन सम फीमेल्स अगर आपका मीनोपॉज 50 में आना है तो वो इम्पैक्ट आपके 45 में ही दिखाने शुरू कर देता है। एंड अ लॉट ऑफ फीमेल्स आल्सो सफर फ्रॉम पीसीओडी, बड़ा कॉमन टर्म आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो कुछ नहीं होता, बेसिकली आपके पीरियड्स नहीं होंगे तो ब्लॉकेज बन जाएगी, वो ब्लॉकेज, वो ब्लड ब्लॉकेज बन जाएगी, वो रिजॉल्व नहीं होगी तो इट कैल्सिफाइज विद इन द यूट्रस और वो सॉलिड मास बन जाते हैं, राइट? सो बड़ी सारी ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मीनोपॉज में एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन इंटरनल क्या होते हैं फैक्टर्स जिसके वजह से मतलब मीनोपॉज जो होता है एक्सेलरेट कर देता है इस प्रोसेस को? तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? कि जल्दी मीनोपॉज का आ जाना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि आपका आना +50 में है वो, लेकिन उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अर्ली 40 में ही दिखना शुरू हो गए। तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं कि एज नहीं है आपकी मीनोपॉज की, पर ये क्यों हो रहा है, राइट? देन ड्रॉप इन एस्ट्रोजन लेवल। तो एस्ट्रोजन जो एक बहुत पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो कि हमारा हर मेजर साइकिल चेंज पे बढ़ता घटता है और उससे रेगुलेट भी करता है, जैसे कि व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन यू आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन यू आर इनिशियल स्टेज ऑफ पीरियड साइकिल। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। बट वो एस्ट्रोजन क्या करता है कि वो बेसिकली एक अच्छा हार्मोन है जो बैलेंस मेंटेन करने में कोशिश करता है इन कंपैरिजन टू दी अदर हार्मोन्स, लेकिन उसका एकदम ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि आपकी साइकिल खत्म होने वाली है, तो अब एस्ट्रोजन का काम नहीं रहा कुछ। एस्ट्रोजन बेसिकली रेगुलेट करता है उस मैकेनिज्म को, बट जब वो मैकेनिज्म ही नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन का काम नहीं होगा, तो बॉडी स्टॉप्स टू गिव सिग्नल और उसके वजह से एस्ट्रोजन लेवल ही डाउन हो जाता है, which further causes imbalance। कि एक आप सोचे कि सीसॉ की तरह, जैसे हम बाग में खेलते थे सीसॉ में, तो ऊपर एस्ट्रोजन लेवल एकदम ऐसे रहता है और बाकी हार्मोन्स नीचे रहते हैं, लेकिन when this manifestation starts तो एस्ट्रोजन एकदम ड्रॉप हो जाता है and the other hormones rises, तो वो आपका फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। And one of the common thing is the inability to reach a peak bone mass। तो peak bone mass क्या होता है? बेसिकली हर किसी का एक एज होता है जिसपे वो पीक बोन मास रीच कर जाता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि लाइक इनिशियल स्टेजेस में जो हैबिट आप अपनी +25 में डाल लेते हैं दैट इम्पैक्ट्स योर लेटर लाइफ। उसका यही रीजन है कि जो वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट, इट इज वेरी
स्टिग्मेटाइज, मतलब उसको अच्छा तरीके से नहीं देखा जाता कि लड़कियों की बॉडी ऐसे बन जाएगी, ऐसे नहीं करना चाहिए, मसल मास बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका मसल वेट लिफ्टिंग करने से बढ़ता नहीं है, उसकी टोनिसिटी बढ़ती है, टोन बनती है। जो लुजलुजा मास रहता है वो टोन होता है, कंस्ट्रेन होता है, लीन बॉडी मास बढ़ता है। तो पीक बोन मास क्या होता है? बेसिकली अगर आप इनिशियल स्टेजेस में लोडिंग एंड अनलोडिंग अच्छे तरीके से रखेंगे बॉडी पे, तो आपका पीक बोन मास रीच हो जाएगा, यानी कि जो आपका बोन मैट्रिक्स है वो बहुत रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो अगर उसके जो कनेक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे हनी कॉम की तरह, तो जब आपका लेटर स्टेज में डिटोरिएशन होगा तो वो प्रोसेस का इम्पैक्ट थोड़ा सा स्लो होगा उन कनेक्शंस को तोड़ने के लिए। लेकिन आपका अगर इंटरनल मैट्रिक्स ही सॉलिडिफाइड नहीं है, उस पर जो लोड पड़ेगा फर्दर वो एकदम इम्पैक्ट दिखाएगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम फीमेल्स को जो फ्रैक्चर होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, कभी भी देखेंगे। और कौन से जॉइंट्स जाते हैं? रिस्ट जाएगी, एंकल जाती है, नी जाती है। क्यों? बिकॉज दीज आर द वेट बेयरिंग जॉइंट्स। वेट बेयरिंग जॉइंट्स क्या होता है कि वो जॉइंट एक जंक्शन बनते हैं स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के। ये जैसे जो आपकी नी है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो स्ट्रेस ऊपर आपकी थाई पे और नीचे आपकी नीचे लोअर लेग पे डिवाइड कर देती है, जिससे आपकी नी बची रहे। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है? वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, उसकी वजह से वो लोड नहीं ले पाती और वो सस्टेन नहीं कर पाती। तो आपको एंकल फ्रैक्चर हो सकता है, हिप फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट फ्रैक्चर होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक्स आपका पुअर है और एक हल्का सा स्ट्रेस भी आपको फ्रैक्चर कर सकता है, राइट। और उसके बाद पुअर प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन बोन मैट्रिक्स ऑल्सो, बोन रीमॉडलिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि आप जो ये जो आप ऐसे कहते हैं ना ये खाओ तो इससे होगा, ऐसा नहीं होता। आप कितना ही खा लें, आपकी बॉडी डिपेंड करती है कि वो एब्जॉर्ब कितना करती है। तो किसी का एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा है, किसी का स्लो है। तो जबरदस्ती नहीं है कि आप कैल्शियम कम है तो साशे 1-1, 2-2, 3-3 डेली खा रहे हैं, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंसल्टेशन। तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने सुना ही होगा। सो इट शुड बी डन इन अ मेथोडिकल मैनर एंड विदाउट एनी कंपैरिजन विद एनी पर्सन। नाउ किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे इसके वजह से आपको मतलब बोन मास का जो है डिटोरिएशन ज्यादा ना हो। तो सबसे पहली चीज लिफ्टिंग वेट। तो वेट लिफ्ट करिए। अब वेट लिफ्ट करने का भी ना तरीका होता है कि आज मुझे किसी ने बोल दिया कि औरतें तो लिफ्ट ही नहीं कर सकती, और मुझे चढ़ गया गुस्सा, यार हाउ डेयर ही, मेरे को कैसे बोला, मैं सारा सब काम करती हूँ, ये भी वो भी, एंड हाउ डेयर ही, हु इज ही। और मैं गई और मैंने लिफ्ट कर लिया पूरा 80 kg, 5 kg डंबल मैंने लिफ्ट कर लिया। पर उसके रेपरकशन क्या हुए? मेरा स्ट्रेन हो गया, इंटरनली मेरा मसल पुल हो गया, मुझे फ्रैक्चर भी हो गया। तो मेरी किस पे बात आई? मेरे पे आई कि मैंने अपनी प्रोग्रेस ऑलरेडी स्लो को और ही डिटोरिएट कर लिया। So like bone loading and unloading should be done in a progressive manner. And it all starts with flexibility, stretching, and then comes the weightlifting. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे जो सर आपको क्लास करा रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि वो पहले आपकी बोन्स को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं कि उस पर कभी लोड पड़े तो वो लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर आपकी मसल्स टाइट रहेंगी तो वो कितना ही लोड ले लें, उनमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। That is why weightlifters they tend to have this back pull, neck pull बहुत frequent होता है, क्योंकि उनकी मसल इतनी टॉट होती हैं कि वो अपनी टोज भी टच नहीं कर सकते हैं। And I've seen practical cases coming to my OPD जो बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहे थे, and it was just a spasm, not even a spinal break. So bone lift weight करिए, but progressive manner में। जैसे 2 किलो का वेट करा, उस वेट से पहले 10 repetitions in first week, फिर 15 repetitions in second week, फिर 30 repetitions in third week, then continuation of 30 repetition in fourth week। और जब आपको लगे कि ये अब आपको हल्का महसूस होने लगता है, then you start with another load. So that is how progressively, with repetition, with hold, weightlifting should be done. Weightlifting does not include lifting 10 kg weight. No, it includes lifting a 2 kg weight in a sustainable and protective manner. So there should be a difference between both. Now, having a calcium rich diet, that is another thing that you can do. अब calcium rich diet से बोलते हैं कि पालक खाने लग जाओ, ये खाने लग जाओ, किसी की नहीं सुनना है। You should always eat what you like. तो अगर आप खा रहे हैं, जबरदस्ती खा रहे हैं, वो नहीं लगता शरीर को। सो हमारा जो डाइट है
दैट कम्स विद द मेंटल रिलैक्सेशन ऑल्सो, कि आपके सटाइटी सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, आप खाते चले जाएं पर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे, तो मीठे का जब तक गजक का एक पीस मुंह में नहीं जाए तो खाना नहीं पचता है. सो इट इज दैट. सो हर किसी का डिफरेंट होता है वो सटाइटी सेंटर, राइट? आ रहे हैं डाइट में, वो आपके यहाँ से भी आपको लगना चाहिए. सो देर आर सम डिफरेंट सोर्सेज दैट आई हैव इंक्लूडेड, विच इज एग शेल. अगर आप अंडा यूज करते हैं, सो यू कैन क्रश दैट, उसको सुखा के, एंड यू कैन यूज दैट अर्ली इन द मॉर्निंग दूध में उसमें मिला के. दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइट? दैट यू कैन यूज. देन देर इज सुपर सीड्स जो आजकल चल रहे हैं, जो कि वाटरमेलन सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं. So you can dry roast them. I do that too. And you can dry roast them और उसको आप ड्राई फ्रूट्स की जगह खा सकते हैं. जनरली सुबह ले सकते हैं, उनकी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. एंड वट एवर आई एम सेइंग, आई डोंट रिलाई ऑन गूगल. I go for the research articles that post all these things. So it really helps in cholesterol, in your calcium control, in your bone reabsorption, or even there are some Instagram reels जो कि वो सुपर फूड यूज करके अपना प्रोटीन प्रोडक्ट घर में बनाते हैं. तो आप बेसिकली ये बादाम, ये सुपर फूड्स और आप अपना जो आपका वॉलनट होता है, इस सबको ड्राई रोस्ट करके पीस के यू कैन मेक अ प्रोटीन योरसेल्फ एट होम. सो इट इज ऑल वेरी नेचुरल विच इज कमिंग इन हेयर, प्लस कैल्शियम रिच डाइट, बट वो भी विद लिमिटेशन. ये नहीं कि आप कैल्शियम रिच डाइट बोले तो सारा ही कैल्शियम ले लिया. नो, इट हैज टू बी अ बैलेंस डाइट, बट अ कैल्शियम रिच डाइट, यस. Then if you are smoking, you have to quit smoking, because smoking सिर्फ respiratory पे impact नहीं करती. Smoking also causes osteoporosis. It is a proven fact, क्योंकि जो निकोटीन होता है वो आपके बोन मैट्रिक्स को रिड्यूस करता है. So जितना प्रोग्रेसिव स्मोक कर रहे हैं, you can do that in your 30, but after 30 you should try to trim that down. Then regular medication. अगर आप लोगों को दवाई दे रखी है, like you are on a prescribed medication for calcium, as a calcium supplement, so you should take it, लेकिन it should be done with proper screening. आपके डॉक्टर चाहे बोले या नहीं बोले, you should go for a DEXA scan or an X-ray at least, which should be done at least every 3 months. And there are some blood tests also that help you determine your vitamin D deficiency. जो vitamin D का blood test होता है, that can also be helpful for you. तो प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ, क्योंकि एट टाइम्स आप जब दवाई ले रहे हैं तो दवाई जो होती है एसिलेमेटाइज हो जाती है बॉडी में. इस टर्म का मतलब है कि अडेप्ट हो जाती है, तो वो असर बेअसर बराबर हो जाता है. तो आपको डोज रेगुलेशन, मेडिकेशन रिकंसिलिएशन की भी जरूरत होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी फॉलोड, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग कैल्शियम ड्रग्स. क्योंकि अब इसमें बोन रीमॉडलिंग और रीअब्जॉर्प्शन का पॉइंट आता है. मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि क्या होता है, एक टाइम के बाद अगर आप देखें आपके बॉडीली फंक्शंस डिटोरिएट जब होते हैं तो आपकी एक्सक्रीशन कैपेसिटी कम हो जाती है, राइट? आप मतलब इतने अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इट गोज इनसाइड ऑल्सो. जो आपकी बोन है, आप उसे जबरदस्ती डिपॉजिट करते रहेंगे तो वो वहां जमा हो जाएगा कैल्शियम, और वो निकलेगा नहीं. सो लाइक इट इज इन एक्सट्रीम केसेस कि आपको स्टोन और ये सब भी हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम आसानी से इवैक्यूएट नहीं होता. तो आपको उतनी मात्रा में लेना चाहिए जितना आपको प्रिस्क्राइब्ड है, नॉट ओवर, नॉट अबव. Not above, not under. So these are the few things that you should consider when you want to avoid it. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि can osteoporosis after menopause be reversed? तो I would say a big no to it. जो भी आपको अब हो गया वो हो गया है, वो वापस नहीं पलटा जा सकता. So even if you have undergone a fracture and you have undergone a surgery, so that is your normal now. तो जो बॉडी होती है, एजिंग इज अ वेरी नेचुरल, हेल्दी एंड एन एविडेंस बेस्ड प्रोसेस. आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. अपूर्वा जी एक बार वेटिंग भी चेक कीजिएगा प्लीज. ओके सर. ठीक है. हाँ सर, डन. ठीक. सो लाइक एजिंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है एंड इट इज इनएविटेबल. अगर आपने सुना होगा इनएविटेबल, यानी कि इसको मतलब ये होना ही होना है, आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं. So what you can do is you can only maintain the phase. So how? It's specialist consultation. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज जैसे हमारा सेशन हुआ तो आप लोग सब जाके आज ही कंसल्टेशन लेना. नहीं, you all are very healthy, you're doing very fine. अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि यार मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो suggest you should take a consultation. And if you feel कि भाई वो डॉक्टर ने ज्यादा डरा दिया, मुझे नहीं अच्छा, then you can always take a second consultation. Right. अवनीश जी एक बार म्यूट कीजिएगा. अवनीश जी म्यूट कीजिएगा प्लीज. जी जी अपूर्वा जी.
ओके, सो लाइक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन का मेरा मतलब है कि ये नहीं कि आपने लेना ही लेना है, बट यस यू हैव टू टेक योर सुपर केयर आफ्टर 30. लाइक यू वोंट फील बाय माइंड अनलेस एंड अनटिल यू आर रिमाइंडेड ऑन योर बर्थडे के यार साल के हो गए. नहीं, जब तक बर्थडे नहीं आता ना तब तक पता नहीं चलता अपन कितने साल के हो गए. बट the fact is that body starts to give you signal. My body is giving me a lot of signal. It's just that I'm not able to take out time. But as whatever investment in health we are doing right now, it is going to make our later years better. So that is how why screening and specialist consultation is required. और सारे डॉक्टर इतने बेकार नहीं होते. There are good doctors also. So you can always consult a second doctor if you're having any second doubt. Now, like after this, like I'll be taking the questions that have been posted in the group. मतलब सर ने मुझे कुछ questions बताए थे जो कि आप लोगों ने पूछे हैं. वैसे मैंने अपने उसमें मेजर क्वेश्चंस आप लोगों के कवर कर लिए हैं, बट जस्ट इन केस इसमें से कुछ रह जाता है, सो वी कैन टेक दैट अप आफ्टर द सेशन, राइट. तो पहला क्वेश्चन था व्हाट शुड आई ईट टू हेल्प विद द कंडीशन. तो आई हैव कवर्ड दैट. You can have superfoods and you can have this eggshells, you can crush that. और आप अपना प्रोटीन शेक भी बना सकते हैं घर में, राइट. सो these are the few things that you can inculcate. and sprouts ले सकते हैं, mixed sprouts खा सकते हैं. and one another thing is like this oats are actually very good. तो ओट्स को क्रश करके उसका चीला या बेसन का चीला ये सब बना सकते हैं. वही जो हमारे बेसिक्स पहले होते थे ना, साग रोटी, that is the best thing that you can have actually. Then what type of food will stop bone degeneration? तो ये क्वेश्चन को मैं null and void करूंगी क्योंकि ऐसा कोई खाना नहीं है सुपर फूड जो कि बोन डिजेनरेशन को स्टॉप कर दे. स्टॉप तो होगी नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो होगा ही होगा. यू कैन ओनली सस्टेन इट, मेंटेन इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटोरिएशन, राइट. So what are the exercises should we do after menopause to stop bone degeneration? So menopause के बाद I would say कि जब आपको एक बारी menopause हो गया है या आपका वो फेस आ गया है, तो आप कर सकते हैं कि आप कंसल्टेशन लें और रेगुलर स्क्रीनिंग रखें. उसके बाद आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ ही ट्रेनिंग लें. दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट यू. क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं वंस वी स्टार्ट अचीविंग, क्या है मैं तो ये कर ही लिया, ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज स्टार्ट टू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. लेकिन इंटरनली बोन्स उतने सॉलिड नहीं होते, उतने इफेक्टिव नहीं होते कि वो उतना स्ट्रेन ले पाए. तो व्हाट एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड वो मैं आपको बताती हूँ कि यू शुड अवॉइड इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस. इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस मीन्स के स्किपिंग, जॉगिंग, रनिंग एंड जुम्बा, जंपिंग, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज बोन मैट्रिक्स फ्रेजाइल हो रहा होता है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं. बट येट अगेन इट कम्स विद द डिस्क्लेमर कि अगर आप एक कंसल्टेशन ले रहे हैं और क्या पता आपका बोन मैट्रिक्स इतना हो जो सस्टेन कर सके, सो फॉर दैट इज डेक्सा स्कैन, क्योंकि जो आपके बोन मैट्रिक्स की पूरी डिटेल इंटरनली बताता है, राइट. पूर्वा जी, एक सवाल यहाँ ये था कि डेक्सा स्कैन कितने टाइम बाद कराना चाहिए? ये ईयरली कराना चाहिए या कितने टाइम बाद कराना चाहिए? सर ईयरली करा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स के जो बंदा है उसको कितना, मतलब पहले स्कैन में क्या कंडीशन आई है, कैसा वो हुआ है. जनरली डेक्सा स्कैन इतना वो नहीं है, प्रचलित सा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स भी खुद से प्रेफर नहीं करते हैं. इट इज ऑल्सो रेयर टू बी फाउंड. और मैंने पहले सेशन में बताया था कि जो HOD है, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक, वो लोग करते हैं डेक्सा स्कैन. उनके यहाँ होता है. सो अभी ऐसा हो गया है कि यू कैन गो योरसेल्फ एंड गेट डेक्सा स्कैन. पहले यू नीडेड टू हैव अ स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा तब तक नहीं करा सकते. बट आपका बोन डेंसिटी अगर उसमें बहुत कम भी आता है, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर टेकिंग द स्कैन अलॉन्ग विद यू. You can ask for supplement, you can have a lifestyle modification. There are coaches also, जो कि lifestyle coaches होते हैं, जो आपको guide कर सकते हैं with proper diets and all that. There are a lot of resources available nowadays in hospitals itself. तो वो आप उस पे refer करके and then give yourself at least 1 year time. And after that, get it done again. Just to check that you are in the right direction. कि हाँ, अभी तक आपने जो करा वो ज़ाया नहीं गया. So DEXA scan will definitely show a lot of improvement in your status जब आप एक बार ये सब consider करने लगेंगे. So that all depends on first thing your personal choice, and it also depends on the patient condition, and also depends on the recommendation of the doctor कि डॉक्टर ये बोल दे कि भाई आपके bones fracture prone ही है, तो आपको तो DEXA scan कराना ही कराना चाहिए.
सो ही विल गाइड यू कि क्या ड्यूरेशन में कराना चाहिए. राइट सर? जी बिल्कुल, धन्यवाद. यू वेलकम सर. सो व्हाट इज बोन डेंसिटी किसी ने पूछा था. आई गेस मैंने थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर दिया है आप लोगों का कि बोन डेंसिटी क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है. नहीं भी होता तो वी कैन टेक दैट अप आफ्टर आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस. ओके, देन हाउ इट अफेक्ट्स स्पॉन्डिलाइटिस. सो ये सिर्फ पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करेगा. तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन को भी इसलिए इफेक्ट करेगा कि अगर आपके उस पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर वर्टेब्रा में, जैसे सर्वाइकल वर्टेब्रा की बोन डेंसिटी कम है तो आपको पेन ज्यादा रहेगा. इट्स जस्ट दैट. और थोड़ा मसल लैक्सिटी आने के भी चांसेस रहते हैं. लैक्सिसिटी के कह सकते हैं आप कि जैसे मसल जो होती हैं थोड़ी सी लूज हो जाती हैं विद एजिंग. तो वैसे चांसेस टू मतलब रिस्क ऑफ इंजरी थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं करता skeleton structure. So it's just that, but it also varies from one person to another. Then how can I can hear sound in my tail while lying down on my back. Is it fine or should I get checked? So ये जिसका भी क्वेश्चन था, मुझे मैम बताएंगे कि what type of sounds do you hear from your tailbone? Like you can write a message in the chat box. कि जिसने भी पूछा था लाइक कट कट की आवाज आती है लेटने पे या कैसे आती है? किसने पूछा था? अच्छा, ममता जी ने पूछा था. ये याद आ रहा है मुझे. उन्होंने कहा था कि जब मैं लेटती हूँ तब जब जैसे मरकट आसन है या फिर मैं जब लेग अप डाउन करती हूँ, लेग रेजिस करती हूँ तो कट कट की आवाज आती है. तो क्या ये नॉर्मल है? और अगर ये एबनॉर्मल है तो इसके लिए फिर क्या करें? ओके, ये कंडीशन नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी है. अब नॉर्मल कहते हैं बेसिकली ये वॉइस क्रेपिटिस कहते हैं. क्रेपिटिस होता है आपके जर्नली भी कोई भी मेजर जॉइंट होंगे, अगर आप उसे मूव करेंगे तो उसमें से कट कट की आवाज आती होगी. बहुतों को आती होगी, मुझे भी आती है क्योंकि मेरी बोन डेंसिटी बहुत लो है. सो वो क्या होता है बेसिकली कि जो आपकी बोन जो होती है, जैसे मैंने बताया कि वो झड़ती है, बोन रीमॉडलिंग और रीअब्जॉर्प्शन. तो वो आपकी जो, जैसे मेरा शोल्डर है, शोल्डर की कैप्सूल के अंदर कुछ बोन के पीसेस आके अटक जाते हैं. तो जब मैं वो मूव करती हूँ तो जो मेजर जॉइंट है बेसिकली, या जो फ्री जॉइंट है, जैसे टेल बोन आपकी फ्री जॉइंट है, हिप के बाद टेल बोन ऐसे नीचे जा रही होती है. तो वो जब नीचे जा रही होती है उसके साइड सपोर्टिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, एंड देन योर हिप्स कम. तो हिप बहुत दूर होते हैं टेल बोन से. तो वो जो फ्री स्पेस होता है, जो भी जॉइंट फ्री स्पेस में होता है, वो जो मूवमेंट होती है, तो वो ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं उन्हें, छोटे छोटे पीसेस ऑफ बोन दैट कम्स इन द कैप्सूल एंड विद मूवमेंट एंड मेक साउंड्स. उसे क्रेपिटस कहते हैं. तो इट जो कि डिजेनरेटिव प्रोसेस है क्योंकि बोन आपकी जो है वो झड़ रही है या वो नुकीली बन रही है, जो है आपके कैप्सूल में आके अटकते हैं. बट यस, अगर आपको बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और आपको डिस्कम्फर्ट भी है और स्वेलिंग भी है, देन डू गेट अ कंसल्टेशन, क्योंकि वो आर्थराइटिक चेंजेस हो सकते हैं. क्योंकि टेल बोन इज लाइक वन ऑफ आवर ऑर्गन जो कि इवॉल्व हो चुका है. बेसिकली हमारे पास टेल्स होती थी बट अब वो नहीं है, तो वो छोटा हो के इतनी सी बोन हो गई है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, उसकी कोई रेमेडी नहीं है अगर उसमें इंजरी हो जाए. इट्स जस्ट दैट कि इट कैन हिंडर विद योर कंफर्ट जोन, योर फिजिकल एबिलिटी. तो उसके लिए यू शुड गेट इट चेक. बट ऑल्दो इट इज वेरी, आई मीन इट्स अ जर्नल प्रोसेस के हाँ ऐसा मूवमेंट के टाइम पे आवाज आना, इट्स अ क्रेपिटिस. नाउ हाउ वेट ट्रेनिंग हेल्प्स विद प्रिवेंशन ऑफ बोन डिजनरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बोन मतलब डिजनरेशन को आप वेट प्रिवेंट नहीं कर सकते, बस मेंटेन कर सकते. प्रिवेंशन इज समथिंग कि हमने सिरे से हटा दी, जड़ से हटा दी कंडीशन को, बट ऐसा नहीं होता. जड़ से नहीं हटा सकते आप उसको सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन वाज, इज एंजाइटी अ कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम? नहीं मैम, एंजाइटी कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम नहीं होती, बट इट कैन कॉज कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स. दो अलग चीजें हो गई. सो लाइक एंजाइटी में क्या होता है कि आपको एकदम से घबराहट होने लगेगी, मसल्स टाइट हो जाएंगी एंड आप यू फील अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू स्ट्रेस लेवल आपके. क्योंकि आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो जो भी आपके कार्डियोपल्मोनरी पैरामीटर्स हैं, विच इज योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, वो सब इम्पैक्ट हो जाएंगे. तो वो जब इम्पैक्ट होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं ना, आपको हार्ट अटैक सा आ रहा है. So, but it is an anxiety, and anxiety attack and panic attack can mimic with heart attack very easily. Even आपके left arm में up and down pain जाएगा and you are not able to differentiate it between. और वो होता भी बहुत जल्दी है क्योंकि
एकदम से आप किसी चीज को ओवरथिंक करेंगे एंड एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है उसमें. हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर ब्रीदिंग इन सच टाइम्स? एनी स्पेसिफिक टेक्निक टू बी यूज? इसमें 2 टेक्निक होती है मैम, एक डीप ब्रीदिंग होती है और एक पर्स लिप ब्रीदिंग होती है. तो आई जनरली सजेस्ट माय पेशेंट्स पर्स लिप ब्रीदिंग. पर्स लिप ब्रीदिंग क्या होती है मैम कि आपने सिर्फ फूंक मारनी है. नाउ पर्स लिप ब्रीदिंग क्यों करते हैं और डीप ब्रीदिंग आइडियली क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस में मैं आपको एक काम और दे दूं कि सांस खींचो. आपका आधा ध्यान तो आपके स्ट्रेस पे है और मैंने आपको बोल दिया सांस भी खींचो, तो मैं आपको और एंजाइटी दे रही हूँ. तो उसकी जगह क्या है कि सांस तो जाएगी ही जाएगी अंदर, अभी आप गए नहीं हो, मरे नहीं हो, एंड इट्स जस्ट एन एंजाइटी अटैक. वो इंस्पिरेशन इज समथिंग विच कम्स voluntarily, especially when you are in an anxiety state. It is not a voluntary process, but in anxiety it is a voluntary process. It becomes it. क्योंकि आपकी सांस एकदम अटकी हुई है, तो आप जब सांस बाहर छोड़ोगे पर्स लिप ब्रीदिंग ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि आप एक्सपिरेशन करते रहोगे और आपका सारा ध्यान एकाग्रित आपकी सांस पे हो जाएगा, तो इट विल डाइवर्ट यू. In state of anxiety, if a patient is given another task or if he is asked to concentrate on something voluntarily, then it might add to it more anxiety. Generally, what I have observed in patient, अगर आप एक्सपिरेशन करोगे सिर्फ पर्स लिप ब्रीदिंग, विच इज ईजियर फॉर यू टू डू, और आप ऐसे जर्नल का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई डूइंग इट, कि आप जब सिर्फ मुंह से बाहर सांस छोड़ते हो तो रिफ्लेक्सी क्यों होता है कि जो आपके जो लंग्स होते हैं उसमें सबसे नीचे इतनी गोलियां होती हैं, तो वो गोलियां बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. बाहर सांस छोड़ने से वो गोलियां खुलती हैं, जब वो खुलेंगी तो एक्सचेंज अपने आप प्रमोट होगा एंड आपके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर में इंक्लूड करते हैं, वो एकदम स्टेबलाइज हो जाते हैं विदाउट मेडिकेशन. इतने नहीं होंगे कि वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, लेकिन वो डाउन जरूर चले जाएंगे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट. एंड दूसरी चीज आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा अटैक बार बार पड़ता है एंड इफ यू आर ओवरथिंकिंग, देन there is a lot of help that can be taken nowadays for these things. Generally हम लोग stress, anxiety, mental health issues को stigma समझते हैं. And let me tell you, like India ranks almost 4th or 5th in mental health disorders, which is a very undiagnosed thing. Or with pandemic, with loss of jobs and everything, और भी ज़्यादा बड़ा है. So I think that with a therapist you can talk it out, because a therapist will give you a non-biased approach. उन्हें कोई मतलब नहीं होता. Whatever you'll say, it will stay there, so you don't have any integrity issue. And anxiety is something which should be worked upon. And you can also go for meditation and mindfulness techniques. Like I think I've covered all the questions here. So किसी को भी कोई question है तो हाँ जी निधि जी, एक एक करके पूछेगा. पहले जो लोग पूछना चाहते हैं अपने हाथ ऊपर कर लें, ठीक है ना. रक्षण जी और निधि जी पूछ रहे हैं. पहले रक्षण जी आप पूछ लीजिए, फिर निधि जी आप पूछ लीजिएगा, फिर स्मिता जी आप पूछ लीजिएगा. जी बताएं रक्षण जी. मैम आपने बोला कि एगशेल इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. यस यू सेड दैट. तो एग वाइट अगर हम खाएं तो वो भी इज इट इक्वल टू एगशेल? ओनली एग वाइट? एक्चुअली एक्शेल क्यों मैंने बोला, अब कभी आप पढ़ेंगे ना एक्शेल के बारे में, तो वो माँ के पेट में डेवलप होता है. वो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे प्लासेंटा के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, वैसे एक्शेल में जाते हैं. और वो क्या होता है, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी आप कभी एक्शेल ना रख के देखिएगा बाथरूम में, वो 2 महीने में भी डिटोरिएट नहीं होता. हाँ सर, वो तो मैम मुझे पता है जी. हाँ, सो दैट इज अ क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम दैट यू विल गेट. व्हाइट और येलो पोर्शन तो आप खा रहे हैं, यू कैन टेक इट. एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूंगी येलो पोर्शन भी खा सकते हैं. खाना, यस, अच्छा, और खाना चाहिए. नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर कि एगशेल और एग वाइट इज द सेम थिंग, और एगशेल इज बेटर? नहीं मैम, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है. लाइक ऑब्वियसली इट्स एन आउटर सोर्स, जैसे हमारी बोन का कंपोजिशन अलग है, मसल अलग है. सो एग वाइट एंड प्रोटीन आर बेसिकली मसल्स, क्योंकि दैट डेवलप्स इनटू फीटस. Yeah. Okay, got it. I got it. Thank you, ma'am. Thank you. You're most welcome. Thank you, Dr. Purva. आपको दोबारा सुनना, it's like big thing. Good. नहीं मैम, the pleasure is all mine. Thank you so much for having me. My query is, आपने अभी बताया bone degeneration में bone के पूरे structure, पर जैसे हमारी body में bone को muscles, मतलब दोनों चीजें रहती है, तो जो भी बॉडी एक होता है वो उसमें मसल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब मसल वीकनेस भी ऐसा कुछ रहता है, या सिर्फ बोन
की ही स्ट्रेंथ मैटर करती है? नहीं मैम, दोनों चीजें मैटर करती हैं ऑब्वियसली। जैसे मैंने बताया कैल्शियम मसल्स में भी होता है मैम, कैल्शियम चैनल होता है। एक होता है ना कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की बात आती है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेबिलिटी। वो क्या होता है मैम कि हर किसी का अलग होता है। तो आपके जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन क्लोज होते हैं, आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। बट ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो वीक पड़ जाती है, राइट। तो वो बॉडी वीक पड़ने से क्या होता है मैम, जो आपका कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी रिलैक्सेबिलिटी होता है उसका जो एक ड्यूरेशन होता है ना वो कम ज्यादा हो जाता है। आपको मसल में पेन और वो क्यों रहता है कि आपका बोन स्ट्रक्चर तो वीक पड़ ही रहा है, उसके एडजस्टेंट जो उसकी मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो ओवरवर्क कर रही है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया और आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक टाइम तक ही आप छुड़ा पाएंगे, देन यू विल गिव इन। और व्हेन यू विल गिव इन, वो कब स्टेज आएगी मैम, जब आपकी सांस चढ़ने लग जाएगी, आपका चेस्ट टाइट होने लग जाएगा, आपके हाथ पैर काम करना, तो ये क्या प्रोग्रेसिव स्टेज हुई। सो इट्स लाइक दैट कि जो डिजेनरेशन हो रहा है बोन का, दैट इम्पैक्ट्स द मस्कुलर डिजेनरेशन ऑल्सो। हाँ, दोनों अलग भी हैं, दोनों कंबाइंड भी हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग है, एडजस्टेंट है, और वो साथ साथ चलते हैं। तो हाँ, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट एंड बोथ अदर थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर डिजेनरेशन ऑल्सो। तो दोनों की स्ट्रेंथिंग के लिए सेम चीजें हैं? हाँ मैम, वेट लिफ्टिंग का मतलब ही ये है, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, प्लस आप अगेंस्ट ग्रेविटी एक वेट को उठा रहे हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं उसमें को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं मैम। को का मतलब क्या होता है कि अगेंस्ट ग्रेविटी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब लगातार एक सर्कल में। कॉन्सेंट्रिक हम एक वो सर्कल बनाते थे मैम ज्योमेट्री में बचपन में, सर्कल के अंदर, वैसे। सो दैट इज को कॉन्ट्रैक्शन विच इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। और जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आप एडिशनल स्ट्रेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग आपकी बोन डेंसिटी मैटर, मतलब आप समझिए जो आप एक हथौड़ा मारते हैं उसकी वाइब्रेशन अंदर तक जाती है, वैसे आप जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो मसल से होते हुए बोन तक ट्रांसफर हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी आगे मैट्रिक्स तक की होगी। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। स्नेहा जी पूछिए। हेलो मैम। हेलो मैम, बताएं। थैंक यू फॉर द सच अ वंडरफुल सेशन। मोस्ट वेलकम मैम। मैम मुझे पूछना था कि जैसे एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक जो भी आता है, कब थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, या ज्यादा आने लगे, या कभी कभी आता हो तो चलो वो ब्रीथिंग से ठीक हो जाता है, या मतलब वो कब ऐसा सिचुएशन कब मतलब हो जाता है जब हमें कंसल्ट करना चाहिए थेरेपिस्ट से, या किसी मेडिकेशन लेना चाहिए, कुछ भी वैसा डॉक्टर से? क्या होता है ना, एंजाइटी क्या होता है ना, एंजाइटी अपने में नहीं आता है, वो बहुत चीजें बिल्डअप हो रही हैं उसकी वजह से एंजाइटी आती है। सो आई वुड सजेस्ट यू, जैसे मैं आपको बोल रही थी, लाइक आई वुड टेल यू दैट आई माई सेल्फ वाज अ मेंटल हेल्थ पेशेंट and I had an anxiety attack, very severe one, which almost led to heart attack. I was admitted for 2 days and I had to change my job. तो वो चीजें पाइल अप होती रही। और हम लोग क्या सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो क्योंकि दिखते नहीं है ना मैम सिम्टम्स, तो हम लोग सोचते हैं है नहीं, बट इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। अगर आपका दिमागी तौर पे मन नहीं करेगा ना, तो आपको एक्सरसाइज, कुछ खाना भी वो चलेगा नहीं। So if you are having such an issue, ma'am, or if any one of you is having an issue, I would suggest you should go and have a consultation. There are a lot of therapists that are available nowadays, and psychological, it is nothing to be worried upon. And I would suggest you, ma'am, दवाइयों पे ना जाएं। जो psychiatric दवाइयाँ होती हैं, it only enables you to sleep. It gives you a sleep cycle for 4 to 5 hours. which gives you a rest here कि अभी इतने घंटे के लिए सोचना नहीं, उसके बाद उठ के जो सोचना है वो सोचना। लेकिन anxiety will not go away with that. तो कंसल्टेशन लेने से क्या होता है मैम, everyone needs someone to talk it out, and sometimes like हमारी सोसाइटी इतनी ओपन और ब्रॉड नहीं है, and it is with everywhere. It is not just a foreign में बहुत डेवलप हो गए, नहीं, there are a lot of more issues there. There is, but yes, उनके पास दारू और सिगरेट होती है जिसको वो रिजॉर्ट करके So they have accessibility to alcohol, they have access to smoke and drugs. तो क्या होता है कि वो anxiety जा नहीं रही है, but वो उनके नशा, और दवाइयाँ भी नशा ही है। So like the better way to resolve it is to talk it out. और trust me, therapy helps you a lot. Because हम लोग डॉग क्यों पालते हैं, उसका कभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो डॉग होता है ना, वो आप उसको जूता भी मार दें वो पलट के आपको गाली नहीं देगा। So we need that kind of a person. So that dog is like a therapist. So the therapist can be your dog, your therapeutic dog, and you can talk it out to them. It's stay safe and it really helps. वो हमें नहीं पता मैम, हम लोग बहुत झेल रहे होते हैं,
we need to talk it out to someone. जी शिल्पी जी, suggest please अभी immediate आप लीजिए consultation if you're facing any issue. शिल्पी जी, thank you Dr. Apurva, very informative session. सर ने क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या पूछूं, बट यू कवर्ड इट सो नाइसली कि मुझे इतनी नॉलेज इसके बारे में हुई, सो थैंक यू. और मेरा क्वेश्चन थोड़ा आई डोंट नो रिलेटेड है कि नहीं. एक्चुअली जैसे बच्चों को रोज दूध देते हैं फॉर कैल्शियम. My daughter is little intolerant with milk, lactose intolerant. So I don't want to give her milk every day. So she always falls sick. अगर मैं उसको दूध पिलाती हूँ तो we have figured it out कि she is lactose intolerant a little bit, not so much. Like she can still have yogurt and all, which sits good with her, but plain अगर उसको milk दो तो problem होती है. So I just want to know कि for growing kids, what can I give them? अब obviously वो रोज broccoli तो खाते नहीं बच्चे, पालक भी रोज खाते नहीं, तो what can I give on daily basis कि which can help them with their calcium intake? So मैम पहली चीज वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो लैक्टोज से बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट ले रही है तो वो इंटॉलरेंट नहीं है. And I would suggest you should get her her checked why she is not responding well to milk intake. So actually I got it checked. They tell me that you should reduce milk in her. The minute I started reducing, uska stomach ache और वो सब better हो गया. But I have seen कि now initially वो दूध पीती थी तो she used to throw up also. It didn't sit well with her stomach. So milk के products which probably अंदर उसको तंग करते होंगे लेकिन immediate हम effect नहीं देखते is with yogurt and with cheese. But उसको milk तो right away affect करता है कि plain milk अगर चेक कर लीजिएगा. Okay sir. है सर? नहीं सर, वो मैम वो वेटिंग के लिए पूछ रहे थे सर. अच्छा. हाँ, तो अगर मैं उसको अभी ग्लास ऑफ मिल्क सुबह पिला दूं तो वो आधे घंटे में थ्रो कर देती है. Okay. तो so, बट वो मैंने चेक किया है कि उसको इंटॉलरेंट मतलब शी इज नॉट एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट यू कैन से, बट सम things her body can still take it, but some things her body just cannot take. कोई नहीं मैम, उसमें ना आजकल जो ये प्रोटीन बेस और ये सब आ रहे हैं ना, तो ये बच्चों के लिए भी रिकमेंडेशन आता है जैसे पीडियाश्योर वगैरह. So if she cannot take those like in this milk format, you can give it in what? मैम ऐसे बच्चों को आमंड मिल्क भी दे सकते हैं क्या? Almond yes so almond oat milk, but plant like it plant milk de sakte, because so that is to be given to such kids, no? You can make them at home also. You make them at home and give. So that can also be done ma'am, but I would suggest कि अगर वो normal milk intake नहीं कर रही है तो almond and plant milk should be avoided at time. You should give her stomach and her body to adjust well, and you 1 to 2 years time. And after consultation, like if she's taking bits and bouts of milk, then I think she'll bounce back to it. और मैम दूध नहीं जा रहा है, it won't make a big difference. बच्चे को आप कितना ही खिला लोगे ना, वो नहीं मन से खाएगा तो वो लगेगा नहीं, पहली चीज. तो right patient with her with that. And there are a lot of supplements which you can consult with a pediatrician over there. I mean, I'm not sure कि I think you're in Canada, मैम, जो हमारी last हाँ जी हाँ मैम. तो उसमें ये कि you can have a consultation with the child specific dietitian, so they will suggest you that there are some nutrients that can be given in milk. जैसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, so I take a protein for health card जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती थी. तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता, वो आपके उसके लिए होता है जो आप नहीं ले पा रहे हैं बाकी न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए है. तो वो हेल्थ कार्ड का प्रोटीन है फॉर वुमेन एंड इट इज नो एडेड शुगर. सो जस्ट लाइक दैट शिल्पी मैम और भी होंगे, एंड आई थिंक यू शुड गिव हर लाइक 1 year टाइम and she will develop eventually. वो थोड़ा adolescent वाला age भी उसका हो रहा है, so changes can be there, a lot of things can be there, so no need to rush into things. और जो जितना खा so I have seen कि सिर्फ plain milk is what troubles her the most, but जैसे मैं उसको homemade yogurt रोज देती हूँ तो yogurt fits very well. She really likes yogurt. तो वो yogurt maybe because it has active bacteria so it doesn't bother her, but हो सकता है मैम. योगर्ट वो परफेक्ट खा पाती है, चीज खा पाती है, बट अगर अभी मैं उसको ग्लास ऑफ मिल्क दे दूं तो वो जस्ट 15 minutes में सब थ्रो अप हो जाता है. देन शी सेज द होल डे माय स्टमक इज हर्टिंग.
You can be a little patient with her, ma'am. You need not to worry. She bounce back. बच्चे हैं, मैं भी दूध नहीं पीती थी, पर अब मुझे पीना पड़ता है क्योंकि मेरे भी बहुत लॉस है मेरा. तो मुझे. So do you really think कि milk has that much nutrients nowadays that we मुझे should नहीं लगता, मैम. I think it has. दूध मैम कब तक दूध पीना चाहिए? नहीं, it is. I think it is something which is very hyped. मुझे ऐसा लगता है. Right. And you don't know, right? Nowadays you cannot really rely on source of anything. मतलब मुझे तो. Right. And that is one of the reason when I was suggested to eat non-veg and I didn't take it after my surgery. क्योंकि मुझे अभी मेरा मन ही नहीं बना, क्योंकि the way they slaughter the animals and their authenticity, I don't really rely on that. मतलब जो खाते हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रही, something scientifically, क्योंकि I've seen diseases also. तो मेरे दिमाग थोड़ा ज्यादा ही खराब है, मैं बहुत एनालिटिकल अप्रोच रखती हूँ. But it's not that. You can always be, patient with her. She'll, and at least give it 1 or 2 times, because she's in 11 now, right? So she's transiting into the teen age, 12. Yeah, she's 13 now. Oh, she's 13. So you can still give her time. वो एक choice की बात होती है. बहुत चीजें हम लोग भी नहीं खाते. मैं करेला नहीं भर सकती. Right. अच्छा sir, before I take another question, I think ये chat box में 1-2 question है. जी बिल्कुल. तो आरती जी ने पूछा, यू मोस्ट वेलकम मैम, यू मोस्ट वेलकम. सो लाइक आरती जी ने क्वेश्चन पूछा है, इज बोन डिजेनरेशन मोर इन डायबिटिक पेशेंट? सो आरती जी, होता है, ऐसा होता है, क्योंकि जो डायबिटीज है दैट इज. प्रांशु जी, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ. ओके मैम. जी. सो बोन डिजेनरेशन डायबिटिक पेशेंट में होता है. एंड थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं शायद इंक्लूड कर रही थी, मैं करना भूल गई. तो डायबिटिक पेशेंट्स में इसलिए होता है ज्यादा ये, क्योंकि डायबिटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. तो मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से इम्पैक्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस का ज्यादा रहता है. और जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में जो बोन मैट्रिक्स है वो ज्यादा डिटोरिएट होता है, क्योंकि जो उसकी मेडिकेशन है वो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइडल होती हैं कुछ. तो वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग है वो बोन डिजेनरेशन में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. देन ओके, अद्विक जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था प्रांशु जी, वो लेकिन आई विल टेक योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो अद्विक जी ने पूछा है, आई हैव लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलाइटिस at L3 and L4 level. When I exercise, my lower back still feel weak. What should I do to make it better? Okay. तो सर इसमें क्या होता है कि बेटर वही सस्टेन आप कर सकते हैं इसको, एक्सरसाइज से. और आई वुड सजेस्ट आपको योगा करना चाहिए. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका जो लेवल है स्पॉन्डिलोलाइसिस का, वो कौन सा, मतलब कितना डिग्री है, कि आपका जो डिस्क बल्ज है वो कितना डिग्री है, लाइक वो काफी प्रोट्यूडेड है डिस्क स्लिप, या तो वो मुझे मतलब रिपोर्ट्स वगैरह ही देखकर मैं सजेस्ट करूंगी आपको. यू कैन टेक सम प्रिकॉशंस, जो कि लाइक वाइल ट्रैवलिंग यू कैन वेयर बेल्ट, और वाइल ड्राइविंग यू कैन वेयर बेल्ट. 2 घंटे से ज्यादा नहीं पहनना है, रात को लेटते हुए नहीं पहनना है, जो जनरली लोग करते हैं. सो दोज आर प्रिकॉशंस यू कैन टेक. और एक्सरसाइज तो आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज एक्सरसाइज आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखेगा, आसपास की पैरास्पाइनल मसल्स जिसे कहते हैं, स्पाइन के इधर उधर वाली. तो जो फर्दर जो है प्रिवेंशन हो जाएगी फर्दर प्रोट्रूजन ऑफ उसकी डिस्क की. तो यू कैन ओनली सस्टेन इट. बट और एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगी सर, यू ट्राई लूज योर टमी वेट, क्योंकि जो हमारा कोर होता है वो आगे जब पुल होता है तो वो स्पाइन को भी पुल करता है. तो आपका जो कर्व है वो ज्यादा एलोंगेट होता है. तो आपकी अगर कोर मसल स्ट्रांग होंगी तो यू कैन डू प्लैंक एक्सरसाइजेस ऑल्सो एवरी डे फॉर 1 minute. Even if it is in schedule or not, for everyone it is good कि हर 1 घंटे आप लोग. हालांकि मैं आपको जो भी सजेशन दे रही हूँ मैं कुछ भी खुद फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास, but I will be following it for sure. I try bits and pieces, but I will suggest कि जो मैंने लूज करा वो आप लोग ना लूज करें. So plank हर कोई कर सकता है irrespective of their condition. Only it's not allowed in pregnancy. It's just that. But everyone should do plank exercises. That will help you. अब आपको पता है सर रोज कराएंगे प्लैंक. हाँ नहीं सर जो भी कराएं उसको एकदम आंख मुंह मतलब बंद करके करना है आपने. सर रामबाण है सर के पास, वो जो भी करा रहे हैं लाइक ही इज कंट्रीब्यूटिंग रीजन, लेट मी टेल यू. एंड मेरा एंजाइटी इनकी क्लास में आके ही खत्म हुआ था. मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कर सकती हूँ. और सर की 2-3 क्लासेस के बाद ही जब जिम दोबारा खुले, माय हाईएस्ट डेडलिफ्ट वाज 90 kg, जो कि यहाँ लड़के हैं. So मतलब that is a very motivational thing for me.
और मुझे जो कॉन्फिडेंस आया और जो मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी है वो इसी से गया है। सो जो भी सर करा रहे हैं बहुत बढ़िया करा रहे हैं, यही फॉलो करना है हम लोगों ने। धन्यवाद जी। क्वेश्चन है मेरे ख्याल से रश्मि जी का क्वेश्चन है, पूछिए रश्मि जी। प्रांशु जी से एक बार ही पूछ लेते हैं। प्रांशु हाँ वही रश्मि जी हैं, अच्छा ओके। प्रांशु इज माय सन्स नेम, आई एम रश्मि। हाँ जी मैम बताएं। मैम पता नहीं ये रिलेटेड है या नहीं, जैसे पैर में स्वेलिंग जो होती है वो कैल्शियम से उसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं मैम, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब एक जर्नलाइज स्वेलिंग बॉडी में आफ्टर 30 रहती है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बहुत एग्रेसिव स्वेलिंग है, सो देन यू शुड विजिट अ जर्नल मेडिसिन डॉक्टर। तो जर्नल मेडिसिन डॉक्टर के पास क्या रहता है कि अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कुछ भी होता है, बहुत चीजें डिटेक्टेड नहीं होती, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड। और अगर आप, और जनरली भी क्या होता है मैम, जो हाउसवाइफ है या जो वर्किंग है, तो मेरे भी पैर में शाम तक स्वेलिंग आ जाती है, बिकॉज वी कीप स्टैंडिंग, वी कीप रनिंग। तो अभी 2 साल से क्या है, बॉडी एकदम बिल्कुल ही लैक्स हो गई है। तो वेदर से कनेक्शन होता है क्या, जैसे विंटर टाइम में या बारिश के टाइम में? मैम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसे नहीं बोल सकते ठंड में बढ़ जाती है। हाँ ठंड में जनरली बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी कंपैरेटिवली इनएक्टिव होती है और आपका जल्दी मतलब गर्मी लेने के लिए जल्दी एनर्जी यूज होती है। सो कंपैरेटिवली यू कैन से, बट यू कैन नॉट से कि ठंड में ही होता है या उसी में होता है, ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता। अगर बहुत स्वेलिंग है तो यू शुड गेट इट चेक। नेहा जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन बोन डिजेनरेशन। सो मैम विटामिन डी का मैंने बताया आपको कि वट एवर सोर्सेज आई मेंशन, तो इसका रोल है ही, बट आपका जो इनटेक है वो विद प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप ओवर यूज ऑफ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो ओवर यूज कुछ भी नहीं करना है। निशा जी ने पूछा है दैट माय डॉटर टुक स्टेरॉइड्स फॉर 6 months ड्यू टू IBD. So due to them, there are side effects of steroid which can result in calcium deficiency. So how long should she take calcium tablets she is currently? So मैम मुझे नहीं पता है कि I'm really sorry for this. तो मुझे नहीं पता है निशा जी कि आपकी बेटी का जो IBD था उसका कितना प्रोग्रेशन था, क्या नहीं था, और किस टाइप के स्टेरॉइड्स दिए गए हैं. There are combination of steroids given which is given with painkiller medications, and a sustainable steroids are given which is given with anti-inflammatory and ACE inhibitors, a lot of things. So मतलब आई एम नॉट श्योर मैम कि कितना दिया है, so कब खत्म करना है, कब रोकना है, योर डॉक्टर कैन सजेस्ट इट मोर बिकॉज ही हैज अ मोर insight into the case. So okay, अद्विक जी पूछ रहे हैं, what is the reason for cramps? Do hypothyroid patients need to take regular calcium supplement? अद्विक जी क्रैम्प का रीजन ये है कि जो हमारा काफ है दैट इज द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी. सो जो ब्लड पूलिंग और वो सब होता है वो काफ में ही होता है. सो आप कभी भी कुछ रनिंग करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, सबसे पहले आपकी पिंडलियां टाइट होनी शुरू होती हैं, क्योंकि आपके जो प्रोक्सिमल ऑर्गन्स हैं वो जो है वो बेसिकली वो काफ की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के से जो एरोबिक वो होती है, नहीं लेट मी कीप इट अ लिटिल सिंपल. सो जो काफ की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है मसल की, उससे ऑक्सीजन जनरेट होता है इन द मसल. तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है वो जल्दी रश आउट हो जाती है, बिकॉज दैट इज सस्टेनिंग द अपर बॉडी एज वेल. सो इसका काफ का क्रैम्प आने का बहुत रीजन है. अगर आपका वाटर इनटेक कम है, या फिर आपका ओवर यूज हो रहा है काफ मसल्स का, या फिर आपकी कार्डियक इनसफिशिएंसी है इन जनरल. कईयों की ना सांस जल्दी फूलने लगती है तो उनकी काफ सबसे पहले टाइट होती है, क्योंकि वो कंपनसेट नहीं कर पाती. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर क्रैम्प्स. द बेस्ट यू कैन डू इज टू रिमूव क्रैम्प. कि रात को वापस आने के बाद आप पैर ऊपर करके आधे या 20 मिनट के लिए, आधे घंटे या 20 मिनट के लिए डेली लेटिए, which will improve your back circulation. या फिर रात को सोते हुए आप 2 तकिए लगा सकते हैं पैर के नीचे, और पैर के पंजे अंदर खींच सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं, एंड गोल गोल भी घुमा सकते हैं. सो दैट इज द बेस्ट वे यू कैन रिवाइव योर क्रैम्प, और यू कैन प्रिवेंट योर क्रैम्प एंड रिवाइव योर काफ मसल्स. जहां तक हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की बात है, येट अगेन सर मैं बोलूंगी ये बहुत सब्जेक्टिव है. सो हमारा क्योंकि लाइक I'm not giving a consultation as a doctor sitting in a clinic right now. So ये बड़ी one-on-one basis वाली चीज है कि I need to see the patient, I need to have a history, complete details. So this is a bits and pieces of abstract questions. So इसके लिए I would not comment. हाँ कैल्शियम सप्लीमेंट चाहिए होते हैं थायराइड पेशेंट को, क्योंकि कैल्शियम थायराइड भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. लेकिन कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, that your doctor can suggest you a little better. किसी और का भी कोई डाउट?
एक्सक्यूज मी, हेलो मैम। जी किरण जी बोलिए। बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं जैसे आपकी एज ज्यादा होती जा रही है तो आप जमीन में मत बैठिए या इंडियन टॉयलेट यूज मत करिए, तो क्या ये सही है? हाँ मैम, ये थोड़ा सा सही भी है, नहीं भी है। नहीं इसलिए है कि मैम पहले के टाइम में सारे काम ही नीचे होते थे, तो हम लोग स्क्वाटिंग करते थे, तो लाइक इंडियन टॉयलेट्स और वो सब काफी मतलब ऐसे थे कि उसके दो रीजन होते थे इंडियन टॉयलेट के मैम। एक तो आपकी स्क्वाटिंग, तो आपकी जो पेल्विक फ्लो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहे, तो बच्चा बर्थ भी कर जाती थी, राइट। एंड अभी वो भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है करना, वो उसका रीजन है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टिश्यू नहीं रहा है। दूसरा उसका ये था कि अच्छा एक्सक्रीशन के लिए तो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह नहीं हो रहा था, क्योंकि अच्छे से इवैक्यूएट हो जाता था सब एक्सक्रीशन। अभी क्यों मना कर रहे हैं मैम कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आप देखेंगे कि हर चीज के पैरामीटर दायरे ना बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हाइपरटेंशन पहले 120/80 से ऊपर वाले को भी बोल देते थे, अब क्योंकि सबको 120 से 80 ऊपर ही रहने लग गया, तो उन्होंने बोला 140 से 90 जिससे ऊपर होगा वो देखेंगे। तो ऐसे ही मैम बोन डिजेनरेशन का है कि बोन डिजेनरेशन यंग बच्चों में ही इतनी जल्दी आ रहा है बिकॉज ऑफ डाइट एंड ऑल। सो प्रिकॉशनरी नीचे बैठने को मना करते हैं, क्योंकि मैम आप कभी भी ऑब्जर्व करें, आप नीचे तो बैठ जाएंगे, नीचे से बैठ के जब ऊपर उठेंगे दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। उसमें क्या होता है कि जब आप उठते हैं तो आप पूरा हाथ पे जोर देके आप उठेंगे, और जब आप उठेंगे तो झटका आता है, तो वो झटका जो है कई लोग सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आउटर मस्कुलेचर स्ट्रक्चर बहुत वीक है। तो आपको इंजरी ना हो उसके लिए आपको बोलते हैं कि आप नीचे ना बैठे। अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, इनएविटेबल है तो कोशिश करिए कि फिर भी हो जाए, फिर भी नीचे ना बैठे। चेयर रख सकते हैं पूजा के लिए, एनीथिंग, मतलब मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं थोड़ी सी, दैट यू कैन डू। जी थैंक यू मैम। यू मोस्ट वेलकम मैम। सर तो हमसे कहते हैं नीचे बैठा करो। नहीं देखिए, सर जो बोल रहे हैं ना वो दैट इज वेरी साइंटिफिक मैम, क्योंकि वो जब आपको करा रहे हैं ना तो वो आपको फोर्स वाला नहीं करा रहे, दैट इज फॉर सम मूवमेंट्स। मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि नीचे ही बैठो, नीचे ही बैठ के करो। और दूसरा मैम, आप प्रोग्रेसिवली स्टेज तक आए हैं, आप आज से तो कर नहीं रहे योगा, बहुत टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, सर की क्लास में भी कई लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जो चेयर पे बैठ के करते हैं, तो सर उनको भी अलाउ कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, बिकॉज साइंटिफिकली ही नोज योर लिमिटेशन एंड अदर्स लिमिटेशन एज वेल। तो कोई एक पर्टिकुलर एज होती है कि उसके बाद आपको नीचे नहीं बैठना चाहिए? इज इट दैट वे? मैम ऐसा कुछ नहीं, आप बैठ सकते हैं, आप बैठिए बिंदा, कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं अपनी मदर को नहीं बैठने देती, क्योंकि मैंने उनका एक्सरे कराया हुआ है, और मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो तो कंडीशन अलग हो जाती है ना। हाँ वही चीज है मैम। अब मेरा थोड़ा डॉक्टर्स का दिमाग आधा थोड़ा शॉर्ट तो हो ही जाता है पढ़ पढ़ के मैम। बहुत कुछ हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बट हर चीज में ना वी ट्राई टू फाइंड साइंटिफिक लूप होल्स। जब साइंटिफिक रीजनिंग आ जाती है ना मैम, तो उसके आगे भी कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर हम ही भगवान बन जाते हैं, हम ही सही हैं, हम सब कुछ हैं। प्रैक्टिकल एक्चुअली मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट मैम वही है कि जो भी एविडेंस बेस्ड स्टडी है मैं उसके बेसिस पे ही बता रही हूँ। हाँ, आप तो खैर वही बताएंगे जो आपने पढ़ा है, लेकिन ये इंडिविजुअल भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मैम ने बोला कि ये इनको डॉक्टर ने बोला है कि भी आप नीचे मत बैठे, लेकिन जैसे हम लोग हैं तो हम लोग नीचे बैठते हैं तो हम लोग के लिए कंफर्टेबल है। वही मैं बता रही हूँ कि वो ट्रेंड की वजह से ना, जैसे बीपी का भी मैंने एग्जांपल लिया कि अब हार्ट रेट ही लोगों का 120 रहने लग गया है। स्टडी रहती है तो ऐसे तो सारे ही एडमिट हो जाएंगे। सो डॉक्टर्स ट्रिम डाउन देयर क्राइटेरियाज कि हाँ चलो ये भी नॉर्मल, चलो ये भी नॉर्मल, चलो ये भी। बिकॉज जैसे हम जब सर्जरी होती है, वी हैव सीन केसेस जिसमें यू नो सर्जरी से पहले 1 महीने पहले तो मैम स्ट्रिक्ट नो कर देते हैं। आई हैव सीन, क्योंकि इतना डिजेनरेटिव चेंजेस हैं कि अंदर से आपको नहीं पता चलेगा, और जब एक्सरे होता है तो बिल्कुल बोनी फाइट्स होते हैं। पता है कि वो अंदर क्या रगड़ खा रहे हैं, क्या क्या मतलब उस हो सकती है, तो लाइक प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं 30 के बाद कि अब आप बूढ़े जा रहे हो, मतलब ये मतलब डॉक्टर पूरा डीजनरेशन तो होगा ही, उसको जितना हम डिले कर सके वो कर सकते हैं। हम आप डिले भी नहीं कर पाएंगे, जस्ट यू कैन मेंटेन दैट फेस, मेंटेन इट। ओके, बस मेंटेन शब्द याद रखिए, दैट इज ओनली व्हाट यू कैन डू, एंड यू कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस बाय मेंटेनिंग। ओके, वही कॉम्प्लिकेशन ऐसे ही प्रिवेंट होंगी जब मैम जमीन पे नहीं बैठे, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। हाँ जी निधि जी बताइए। अगर आपकी बॉडी कंडीशन है बैठने की तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ मैम मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी इसके बारे में, क्योंकि मतलब मैं एक्चुअली मेरा क्या पर्पस है ना, मेरा पर्पस आप लोगों को
सही ही बताने का है। तो देर आर सम थिंग्स दैट इवन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन। तो मैंने क्योंकि मैंने पेशेंट क्राउड भी देखा है, मैंने जर्नल मैंने यंग भी देखे हैं, ओल्ड भी देखे। तो पेशेंट में मैंने मैम 80 साल के पेशेंट को स्पाइनल सर्जरी के सेकेंड डे के बाद स्टेयर्स चला दिया था। मतलब मेरे दादा थे, ही वाज 95 और उन्हें आज तक एक फ्रैक्चर तक नहीं हुआ था। And I have seen also 25-year-old patient who are so uncooperative. There was a road traffic accident and वो लड़के ने बेड के साइड ही बैठना मेरा मुहाल कर दिया था कि मैं एक बारी बिठा दूं, उसे खड़ा कर दूं। And then I've seen bypass patient who have recovered. हमें पढ़ाया जाता है कि bypass के बाद 7 दिन तक सीढ़ियां चढ़ानी होती, 7वें दिन तक। वो अंकल जो थे, मैं चलूंगा, उनका पूरा रिब मैम फ्रैक्चर था। वो 1 महीने में चढ़ के चले गए सीढ़ियां, घर चले गए, उनकी हड्डियां जुड़ी हुई भी नहीं थी। और वहीं पे एक 20 साल के 23 साल के बच्चे का जो ही एक्सपायर्ड ऑन द बाईपास टेबल इटसेल्फ, सोच के कि बाईपास हो रहा है। वेरी सब्जेक्टिव मैटर। बस ये कि मैम प्रिकॉशनरी बेस मतलब नहीं बैठना चाहिए आइडली। आई हैव अनदर क्वेरी। जैसे हम कई बार योगा करते हैं तो कई बार बॉडी एक हो जाता है कुछ मत, तो उसमें हमको हीट लेना चाहिए या कोल्ड पैक लेना चाहिए? डिपेंड करता है मैम कि आपको किसी इंजरी की वजह से तो नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको योगा करते हुए पैर स्लिप हो गया और इंजरी हुई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो यू शुड टेक आइस। तो आइसिंग हमारे इंडिया में क्या है, दांत में दर्द है, गरम लगा लो, लौंग रख दो। गरम लगाते हैं सबसे पहले, गरम नहीं लगाना होता मैम, ठंडा लगाना होता है इन एक्यूट फेज। देयर आर 3 phases: एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट फेज आपका होता है मैम अप टू 72 आवर्स, सब एक्यूट होता है आपका अप टू 2 वीक्स, एंड क्रॉनिक जैसे मैंने आपको बताया 3 और मोर देन 3 months। तो अगर आपका पेन एक्यूट है जो इनिशियली 72 आवर्स है, आई वुड सजेस्ट आइसिंग। हमेशा आइस करना होता है क्योंकि जब आपको इंजरी होती है उस जगह पे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि आपको आइसिंग लगाने से वो वहीं पे कंटेन हो जाएगा, नहीं तो वो जब जाम होगा वो कहीं और जाके भी जाम हो सकता है। तो इवेंचुअली वो आपको जर्नलाइज मस्कुलर पेन देगा। आप देख लीजिए जितनी देर तक आप हीट लेंगे तब तक सही रहेगा, उसके बाद आपको उतना ही पेन रहेगा जितना पहले था। अगर आप आइसिंग करके देखेंगे तो आपको ना ब्रूस होगा, इंटरनल डैमेज कंटेन होता है, इंटरनल स्वेलिंग कंटेन होती है। So first 72 hours, if it is an injury case, it should be icing. Then comes the heat and icing together, जिसमें आपको ठंडा लगाना है, फिर गर्म, फिर ठंडा, 2-2 मिनट की गैप पे। And then in chronic phase, it should always be heating, क्योंकि आपकी मसल सॉलिडिफाई हो गई, आपकी इंटरनल इंजरी हील हो गई है 3 महीने में। So एक एक्सटर्नल आपको डिस्कम्फर्ट है उस इंजरी, उस कोआगुलेशन की वजह से, which should be mended by a hot, मतलब hot condition, hot pack. Thank you. Most welcome. मेरे ख्याल से अपूर्वा जी की भी शायद आगे एक और मीटिंग है, तो हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अपूर्वा जी, मैं आपका सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम आप भी आगे इसी तरह के सेशन आपसे अपेक्षित करते हैं। आप अपना टाइम जो है जरूर निकालिएगा। सर मैंने एक्चुअली 2 वीडियो निकाल के रखी थी, अगर मैं दिखाना चाह रही थी, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है तो। अगर नहीं होती तो फिर मैं ग्रुप में वो यूट्यूब का लिंक भेजूंगी। जो मैंने अभी टॉपिक कवर करा, आई गेस वो थोड़ा 3D इमेजिंग है, तो मे बी उससे आपको ज्यादा अच्छा लगे। तो मैं एक बार कि मैं अपना स्क्रीन एक बारी शेयर करके आप लोगों को बता सकूं, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। यस मैम, वी आर रेडी। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि मेरा सिस्टम स्टक ना हो और आप लोग वो वीडियो देख सकें, क्योंकि वो वीडियो मतलब काफी वो है लाइक बोन के स्ट्रक्चर पे और मेनोपॉजल चेंजेस की वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होते हैं उसमें कैसे क्या इम्पैक्ट आता है। सो मुझे बताइएगा जब आप लोगों को स्क्रीन शेयर होना शुरू हो जाए। स्क्रीन शेयर होना शुरू तो हो गया, बस अब बफरिंग हो रही है। हाँ जी, अभी ऐड आ रहा है। हाँ जी, राइट। सो एक पहले इंट्रोडक्शन टू बोन बायोलॉजी है, जो कि बेसिकली जो मैंने आपको ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट क्या रहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, दूसरी चल गई है, मैं ये वाली चलाती हूँ पहले। अभी स्टार्ट हो गई? हाँ जी, स्टार्ट हो गई।
इसमें आवाज सही से नहीं आ रही है, शायद मुझे तो नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी पता नहीं आ रही, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। किसी का माइक ऑन हो तो म्यूट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से प्ले करती हूँ एक बारी। आवाज नहीं आ रही है अपूर्वा जी। अभी भी नहीं आ रही है सर? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है, मतलब आवाज आ रही है, बहुत रुक रुक के आ रही है और क्लियर नहीं है आवाज। अच्छा सॉरी। डॉक्टर अपूर्वा, आप ये दोनों वीडियोस का ना लिंक शेयर करिएगा प्लीज। हाँ मैं करती हूँ, मैं बस वो बेटर है। ठीक है, मैं अभी इसलिए दिखाना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने फ्रेश है ना, तो यू कैन रेजोनेट विद द टॉपिक वेरी वेल, बट इट्स फाइन। मैं आप शेयर कर लीजिए, हम लोग अभी देख लेंगे। हाँ प्लीज डू दैट, मतलब मर्जी है आप लोगों की, आप करना चाहें देख सकते हैं। नहीं, आपने इतनी मेहनत से बनाई है तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे, बट प्लीज शेयर इट। मैंने नहीं बनाई है मैम, मैं बोलूँ मैं इतना ज्यादा टेक्निक नहीं आता हूँ। व्हाटएवर, आपने मेहनत यहाँ तक हमारे लिए लाई तो ना बना के जो करके भी लाई है। मैं एक्चुअली पीपीटी भी शेयर करना चाहती थी, उसमें काफी पॉइंट इंक्लूडेड है, मैं वो भी सर के साथ शेयर कर दूंगी। डॉक्टर अपूर्वा, एक बार इस प्रेजेंटेशन को आप बोलकर समझा सकते हैं। आई थिंक उसमें वॉइस नहीं आ रहा, बट इट विल मेक इजी। आवाज सही से नहीं आ रही है, उसमें आवाज नहीं आ रही, आवाज सही से नहीं आ रही है। नहीं, आप समझा दीजिए उसको। मैं मतलब कैसे, वो जो वीडियो है मैम उसके लिए बात? yes, उसमें वॉइस आप समझा दीजिए तो आई थिंक वो इजी हो जाएगा, अगर आप चाहे टाइम हो तो। मुझे ऐसा भी लग रहा है उस वीडियो सही से प्ले हो भी नहीं रही है, मतलब सही प्ले नहीं हो रही वो। मैम मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको मैं सेंड कर देती हूँ दोनों लिंक। आई गेस वो नेटवर्क के इशू की वजह से हो रहा है। सो नीचे मैम जो मैं आप बोलने के लिए कह रहे हैं, आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट उसमें लिखा हुआ भी आ रहा है दोनों वीडियो में। यू वोंट बी हैविंग एनी डाउट्स। बट वो जो मैंने आपको जो उसके बारे में बताया है, क्या कहते हैं, जो उसकी सेल्स होती हैं बोन्स की, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। हाँ, तो मैम वो जो सारी चीजें हैं ना, वो सब उसमें इंक्लूडेड है एक्चुअली। तो एक तो जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि हनी कॉम्ब होता है अंदर में, वो देख के यू कैन ऑल्सो रेजोनेट वेल विद द टॉपिक। सो आई विल सेंड द लिंक्स टू सर एंड राइट, अगर डाउट रहता है तो यू कैन ऑलवेज सेंड दैट टू सर एंड आई विल अगेन सेंड इट बैक टू यू। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर पवा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी हम आपका समय ऐसे ही मांगते रहेंगे आपसे। डेफिनेटली सर। और मैं सर ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं एक्चुअली, एंड आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो मुझे भी ऐसे आते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आई डेफिनेटली गो टू गूगल और आई सर्च फॉर द आर्टिकल, क्या ऐसा आर्टिकल है या नहीं। सो इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, और अच्छा है, मतलब इधर उधर की बातों से अच्छा है कि हम बहुत एजुकेटिव सेशन ले रहे हैं, हम सीखेंगे, हम 4 को और सिखाएंगे। So it's that sharing and transferring. So it will be all better for everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. धन्यवाद जी, धन्यवाद। Good evening, sir. Thank you, Dr. Apurva. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, sir. Thank you, doctor. Most welcome, ma'am. Thank you, Apurva ji. Thank you, sir. Most welcome. अपूर्वा जी, आप मुझे एडमिन बना दीजिए, कुछ पीसी को ना एडमिन बना दीजिए। ओके सर। डॉक्टर अपूर्वा, प्लीज नेक्स्ट टाइम मेनोपॉज एक प्रॉपर एक पूरा टॉपिक लेके उसके बारे में बताएं, मैंने चैट में भी लिखा है। थैंक यू। ओके मैम, मैं मतलब ट्राई करूंगी मैम, बट बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। सो रादर देन मेकिंग इट अ टॉपिक ऑल टुगेदर, आई कैन टेक अप द कॉमन क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक, मतलब गिव अ जनरलाइज्ड आइडिया एंड वी कैन डेफिनेटली टेक द कॉमन क्वेश्चंस जस्ट लाइक वी डिड इट टुडे। ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग सजेशन, मोस्ट वेलकम मैम, एंड यू कैन ऑलवेज गिव सजेशन मैम। आप जो भी बोलेंगे, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए,
and to concise that knowledge in one single session is very difficult. मेरे को बोलने के लिए आप बोलेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं बोलती रहूंगी पूरा दिन. So I guess जब आप next available होंगे तो हम sir को इस topic पे फिर questions. You can always send the topic to sir and I will make myself available for you. Thank you so much. Very nice of you. Thank you. That's very sweet of you, Dr. Purva. We'll see you next very soon. Yes, ma'am. Definitely. It's all because of कुछ sir. मतलब sir ने जो बोला वो हुक्म सर आंखों पे. अरे नहीं ऐसा नहीं है पूरा. नहीं actually में sir नहीं. I mean he is actually giving me his channel and making sure that I am the main person in speaking. So it is very humble of him to do that. Not many people do that. So हम सब लोग सर की वजह से तो जुड़े हुए हैं. It's all because of him. Exactly. We know you through him only. वही तो मैम मेरे भी तो connections बढ़ रहे हैं ना सर की वजह से. Definitely. So it's all to him only. And you said it very correctly. Not many people do it, so it's very nice of him to do that. Yes, ma'am. Actually, I have seen people pushing down. You know, the moment you. So I've only met those kind of people like sir ke jaise. So I've only met all the bad people up until now. No, very nice of him. Yes, ma'am. Thank you again. Thank you, sir. धन्यवाद जी.